तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई क्लास में। आज हम लोग कक्षा 11 का रसायन विज्ञान की क्लास जो है स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षा 11 की ये यहाँ पे सारी चीज़ें आपको हिंदी मीडियम में मिलेंगी, सारी चीज़ें हिंदी में मिलेगी। इसका पीडीएफ आपको नीचे टेलीग्राम लिंक दिया गया है और व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है। वहाँ से आप जाके हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो हम आपको वहाँ से आपको केवल अपना क्लास और नाम लिख के आपको मैसेज करना है, या आप अपनी क्लास लिख के मैसेज कर दीजिए। आपको वहाँ से पीडीएफ आपकी क्लास का प्रोवाइड कर दिया जाएगा और पर डे आपको पीडीएफ वहाँ से सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो अगर आप कक्षा 9, 10, 11 और 12 के विद्यार्थी हैं और आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। यहाँ पे आपको हिंदी मीडियम के सब्जेक्ट्स जो भी विषय हैं उसके पीडीएफ और उसकी क्लासेस जो हैं वो पर डे आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं। अच्छी क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आप कहीं से मत पढ़िए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप पढ़िए ना, आप पढ़िए जहाँ से भी पढ़ते हो, लेकिन आप अगर छोटे से वीडियो देखने में आप मुझे नहीं लगता आपका कोई टाइम वेस्ट हो रहा है। आप कर सकते हैं अपना और भी सिलेबस अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला पार्ट है हमारा रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रसायन विज्ञान, हम लोग पहले जानते हैं रसायन विज्ञान की मतलब विज्ञान जो है साइंस, इसको 3 भागों में बांटा गया। एक भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और एक जीव विज्ञान। तो आप लोग ये आप लोगों के दिमाग में जो प्रश्न आना चाहिए ये आना चाहिए कि हमें विज्ञान को 3 भागों में बांटने की आवश्यकता क्या थी। तो इसका जवाब ये रहा, ये इसका उत्तर होगा कि विज्ञान का जो जो सिलेबस था, जो इसका पाठ्यक्रम था, ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। विज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ी, अगर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसका विषय पाठ्यक्रम हो जा रहा था। इस वजह से इसको क्या किया गया, अलग अलग 3 भागों में बांट दिया गया ताकि इसे पढ़ने और समझने में सुगमता हो, आसानी हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अभी हम लोग रसायन विज्ञान का अध्ययन करने, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट आपको वहाँ मिल जाएगी रसायन विज्ञान, और आप जाके वहाँ से भौतिक विज्ञान के भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप रिकमेंड करेंगे तो हम लोग मैथ्स के भी वीडियोस बनाएंगे। अगर आप रिकमेंड नहीं करते हैं तब भी हम मैथ्स की वीडियोस बनाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी लेट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि द्रव्य और पदार्थ ये क्या है। तो हमारी जो संपूर्ण ब्रह्मांड है ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है, एक ऊर्जा और दूसरा क्या है, पदार्थ, द्रव। क्योंकि अगर द्रव में ऊर्जा जो भी संग्रहित होती है, जो भी सन्निहित उसमें होती है, अगर ऊर्जा हट जाए तो द्रव या पदार्थ का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। उसी प्रकार तो ऊर्जा का अध्ययन, किसी भी दाब, प्रेशर या इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, इन सब का अध्ययन हम लोग करते हैं भौतिक विज्ञान में। पदार्थ की बात आती है, तत्व की बात आती है, तो इन सब का अध्ययन हम लोग रसायन विज्ञान में करते हैं। ठीक, उसमें भी हम लोग करेंगे, इसमें भी करेंगे। तो चलिए पहले हम लोग तत्व के बारे में जान लेते हैं, पदार्थ के बारे में जान लेते हैं, द्रव के बारे में जान लेते हैं। तो वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान हो, स्थान घेरती हों, ठीक है, द्रव्य या पदार्थ कहलाती हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे बच्चे 2 चीज़ों से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन उनको होता है, एक द्रव्य और दूसरा द्रव। तो भैया द्रव्य जो है इसको कहते हैं पदार्थ, ठीक है, और इसी की ये एक प्रकार की अवस्था है, एक प्रकार की अवस्था है द्रव, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको क्लियर करना होगा, क्योंकि ये मैंने देखा है कि बच्चों के दिमाग में ये सारी चीज़ें ज़्यादा आती हैं। तो वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, ठीक है, द्रव्य पदार्थ कहलाती हैं। जैसे पुस्तक, कलम, पेंसिल। स्थान घेरने का मतलब क्या हो गया कि उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, मतलब कुछ ना कुछ भार होगा, और वो कुछ ना कुछ जगह को कवर करेगी, घेरेगी, कहीं पे रखी जाएगी तो कुछ ना कुछ जगह वो लेगी। ठीक, अगर बात करते हैं उदाहरण की, तो पुस्तक, कलम, पेंसिल और हवा। अगर वायु की बात की जाए तो वायु भी एक तरीके का पदार्थ भी है, क्योंकि ये अगर हम लोग रूम में देखें तो रूम में पूरा भर जाती है ना, तो लगता नहीं कि स्थान घेरी, गैस, गैस के नाम से इसे हम जानते हैं, गैस। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं द्रव की अवस्थाओं के बारे में, ठीक है। तो द्रव अथवा पदार्थ को उसकी भौतिक अवस्थाओं के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया। तो पहला है ठोस, ठीक है, दूसरा द्रव। अब यही चीज़ आपको देखना है, द्रव और द्रव्य में क्या अंतर है, द्रव, और तीसरा गैस।
तो मुझे नहीं लगता आप ये सब नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ कि वे पदार्थ जिनके जिनके अणु बहुत पास पास होते हैं। तो आप लोग 11 में पहुँच गए। तो वे पदार्थ जिनके अणु जो होते हैं, इनमें उपस्थित कण जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं और इनकी आबंधन ऊर्जा, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अधिक होती है। द्रव का क्या होगा, ये थोड़े दूर दूर होते हैं, इनके बीच लगने वाले कणों के बीच लगने वाला बल जो होता है वो कम होता है, क्षीण होता है, दगड़े नहीं होगा, क्षीण बहुत कम हो, मतलब थोड़ा कम होता है, ठोस की अपेक्षा द्रव्य में कम होगा, और गैस में और भी ज़्यादा कम होगा, बिल्कुल कम होगा, ठीक है, लेकिन शून्य नहीं होगा। तो हम लोग बात करते हैं ठोस, द्रव्य और गैस की डिफिनेशन, मतलब जो इसकी परिभाषा है कि वे पदार्थ जिसका द्रव्यमान, ये पदार्थ या द्रव जिसका आकार, आयतन निश्चित हो, अर्थात उसमें कण गतिशील नहीं होती हो, वो क्या कहलाएंगे, हमारे ठोस कहलाएंगे। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या देखा था, क्या पढ़ा था, जिसके कण बहुत पास पास होते हैं वो ठोस कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले नंबर तो ठोस को बना लेते हैं, थोड़ा गंदा सा बन रहा है, कोई बात नहीं। तो ये हमारा ठोस हो गया। अब इसके ये कण जो हैं, अणु परमाणु जो भी हैं, ठीक है, इसके जो ये कण हैं ये बहुत समीप है, ठीक। अब एक बात बताइए, ये एक नंबर, पहली बात तो ये बहुत समीप है, और दूसरी बात इसमें क्या हो, गति जो होती है ये गतिशील बिल्कुल नहीं होते, मतलब गति जो होगी वो बिल्कुल भी नहीं होगी, शून्य मान सकते हैं गति को। तो जब कण स्थिर हैं, एक दूसरी जगह से नहीं हिल रहे हैं, तब इसका आकार और आयतन जितनी जगह ये घेरेगा वो क्या होगा, वो परिवर्तित नहीं होंगे, वो समान रहेंगे, वे परिवर्तित नहीं होंगे, वे समान रहेंगे। तो ये है ठोस की अवस्था। और इसके उदाहरण की अगर बात की जाए तो वे सारी वस्तुएं जो कि स्थान तो सारी वस्तुएं घेरेंगी। अगर पदार्थ की बात की जाए तो सारे पदार्थ स्थान घेरेंगे, क्योंकि पदार्थ की परिभाषा और पदार्थ का मतलब ही वही है। लेकिन अगर ठोस पदार्थ की बात करते हैं तो ठोस पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है और इनके मध्य या इनमें उपस्थित कण गतिशील नहीं होते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं द्रव की। तो द्रव, अगर द्रव की बात की जाए तो वे पदार्थ जिनका आयतन तो निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है। उदाहरण के लिए जैसे हमारा इसके पहला नंबर तो हम इसकी संरचना जान लेते हैं कि इसके कण जो होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, ऐसी बात नहीं है बहुत दूर होते हैं, थोड़ा दूर दूर होते हैं, और इसके कण जो होते हैं ना ये गतिशील होते हैं, लेकिन धीमी गति करते हैं। कि जैसे होता नहीं है कि कोई तेज भागता है कोई धीमा, तो ये लोग क्या धीमी धीमी गति करते हैं। इस वजह से जब हम लोग कोई तरल पदार्थ लेते हैं और उसको हम लोग फर्श वगैरह पे डाल दिए तो चारों तरफ फैल जाता है, क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं, गति करते हैं। अब एक बात देखिए, यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि पहले ठोस में क्या था। ठोस के उदाहरण पहला नंबर हम ईंट ले लेते हैं, ठीक है, हम लोग इसके उदाहरण में ईंट लेते हैं। अब ईंट को अगर हम लोग किसी बाल्टी में किसी टब में रख दिए तो ऐसा तो है नहीं वो एकदम तली में चला जाएगा, वो उतनी ही जगह लेगा, वहीं पे रहेगा और उतनी ही जगह लेगा जितना बड़ा वो होगा, ठीक, और अपने ही आकार में रहेगा। ऐसा तो है नहीं वो वी शेप का आकार बाल्टी के आकार का हो जाएगा, ठीक। और आगे अगर हम लोग बात करें कि द्रव की, इसी जगह अगर हम लोग द्रव की बात करते हैं तो द्रव को अगर हम किसी बाल्टी या किसी टब में या किसी भी पात्र में डाल देते हैं, जिस पात्र में हम लोग उसको डालेंगे वो उसका ही शेप, उसका ही आकार, उसकी ही आकृति धारण कर लेता है। जैसे 1 लीटर की बोतल थी एक, ठीक है, 1 लीटर की बोतल थी एक, ठीक। अब इसमें कितना कितना जल था, इसमें था 1 लीटर। 1 लीटर को इसमें डाल दिया गया। पहले शेप क्या था, थोड़ा कम था, या चौकोर हम लोग इसको मान लेते हैं, चौकोर बोतल है 1 लीटर की थी, पहले ये चौकोर शेप में था, इसका आकार क्या था, चौकोर था, ठीक। उसके बाद इसको एक गोल पेंदी वाले एक किसी
किसी पात्र में डाल दिया गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे तो ये चौकोर था लेकिन यहाँ पे ये गोल हो गया, क्योंकि ये गोल पूरा की पूरा ही पात्र ही गोल था। अब इससे क्या हुआ, इसका आयतन मतलब ये लेगा 1 ही लीटर की जगह। अब ऐसा तो है नहीं कि 1 लीटर जल अगर हम इसमें डाल रहे हैं तो वो 2 लीटर बन जाएगा, रहेगा 1 ही लीटर, लेकिन आकार उसका जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि द्रव का आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। जिन पदार्थों का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है वे पदार्थ द्रव कहलाते हैं और इसमें उपस्थित कण धीमी गति करते हैं। इसके उदाहरण की बात की जाए तो वो सभी तरल पदार्थ इसके उदाहरण में सम्मिलित होते हैं। सभी तरल पदार्थ जैसे पानी हो गया, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी के तेल, केरोसिन जिसे हम लोग कहते हैं, कोई भी चीज़, ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं द्रव में। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि गैस की। तो वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। तो सबसे पहले इसके अणुओं की बात करते हैं। इसमें उपस्थित जो कण होते हैं, तो इसके उपस्थित जो कण होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं और ये बहुत अधिक गतिशील होते हैं। ये बहुत अधिक गतिशील होते हैं, बहुत अधिक गतिशील होते हैं, जिस कारण से क्या होता है, इसी कारण से अगर गैस वैस अगर हम लोग अगर आप लोग एक यहाँ पे मैं बताऊँ आप लोगों को एक कि इसी कारण से इन लोगों को किसी भी गोल पात्र में रखा जाता है, बिल्कुल चौकोर पात्र में या कोने पे मुड़े हुए पात्र में नहीं रखा जाता, क्योंकि इसके कण बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं। अगर 1 लीटर हम लोगों ने 1 लीटर गैस हम लोगों ने क्या की, किसी भी पात्र में डाल दिया, वो पात्र चाहे जितने भी लीटर का होगा वो गैस चारों ओर उस पात्र में चारों ओर फैल जाएगी। इससे यह स्पष्ट होता है कि इसके कण बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं। और दूसरी बात, इसे कभी भी चौकोर या ऐसे कोनेदार पात्र में इसलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि इसके कण जो बहुत ज़्यादा गतिशील होते हैं वो उन कोनों पर दबाव बनाने लगते हैं, और अगर कोनों पर जोड़ होगा, दबाव बनेगा, तब वो कहाँ क्या होगा, वहाँ से लीक हो जाएगा। इसी वजह से हमारा जो सिलेंडर होता है उसका आकार थोड़ा बेलनाकार, थोड़ा गोल, नीचे गोल पेंदी का होता है, ज़्यादा कहीं पे चौकोर। हमारे सिलेंडर कुछ इस प्रकार का होता है। नीचे से उसको स्टैंड लगा के थोड़ा मॉडिफाई करके थोड़ा इस तरीके का, ऊपर से स्टैंड लगा के इस तरीके का बना दिया जाता है। ठीक है, तो सिलेंडर अगर एक तरीके देखा जाए तो पूरा चौकोर, एकदम चौकोर भी हम उसे बना सकते हैं लेकिन चौकोर नहीं होता है। और ऐसा ही होता है पेट्रोलियम या किसी भी ऐसे टैंकर्स वगैरह जिसमें गैस वगैरह या पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं। अब पेट्रोलियम पदार्थ क्यों हो गया, क्योंकि पेट्रोल क्या होता है, वो गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, इस वजह से उसे भी एक गोल पेंदी वाले या कह सकते हैं गोल पात्र में रखा जाता है। ठीक, अब आगे हम लोग बात करते हैं। तो यह हो गया हमारा गैस। तो वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन अनिश्चित होता है, मतलब 1 लीटर गैस थी, इसे एक चौकोर पात्र में रखा गया था, इसे क्या हुआ, सिलेंडर में डाल दिया गया। अब पहली बात तो ये सिलेंडर में अगर गोल सिलेंडर है तो गोल सिलेंडर का आकार ले लेगी, क्योंकि चारों तरफ इसके अणु क्या होंगे, वो फैल जाएंगे। ठीक, तो इसका आकार मतलब थी ये 1 लीटर की, लेकिन जगह कितने की ले रही है, हमारा जब 15 लीटर की गैस का सिलेंडर होता है ये 15 लीटर पूरा ले रही है, तो इसका मतलब इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है। तो गैस वे पदार्थ होते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। क्लियर है भैया, आगे चलते हैं। इसके उदाहरण भी सभी गैसें हो जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, आप लोगों के एक, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं कि जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ठोस पदार्थ को किसी भी ठोस पदार्थ को जब हम लोग थोड़ा ताप देते हैं, कोई भी ठोस पदार्थ है और उसको हम लोगों ने क्या किया, ताप दिया, गर्म किया, तब वो किस में परिवर्तित हो गया, ये डेल्टा का मतलब गर्म करना हो जाता है। ठीक है, वो किस में परिवर्तित हो जाता है, द्रव में। ठीक, और द्रव को अगर हम लोग और ताप देते हैं तो वो किस में परिवर्तित हो जाता है, वो हो जाता है गैस अवस्था में। ठीक है, किस में परिवर्तित हो जाएगा भैया, गैस अवस्था में। तो
अब इसी को अगर हम लोग ठंडा करते जाते हैं कि इसका ताप, पहले तो हम लोगों ने क्या किया, ताप बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया, ठोस अवस्था, जैसे बर्फ़ का हम लोग उदाहरण लेते हैं, पहले क्या था, 0 अंश था, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, 0 अंश सेल्सियस। अब इसका ताप हम लोगों ने क्या किया गया, इसका ताप बढ़ाया गया, ताप बढ़ाया गया मतलब गर्म किया गया, 0 से 37 डिग्री सेल्सियस हुआ, ठीक है, 37 या कुछ भी डिग्री सेल्सियस हम लोग ऐसे मान लेते हैं, तो वो द्रव में परिवर्तित हो गया, ठीक। उसके बाद उसको थोड़ा और गर्म किया गया, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि किसी पात्र में आप पानी लीजिए, उसको गर्म करते जाइए करते जाइए करते जाइए, धीरे धीरे क्या होगा, उस पात्र का पानी जो होगा वो बचेगा ही नहीं, या कोई भी पदार्थ हो, तरल पदार्थ, वो उस पात्र का जो मतलब तरल पदार्थ है वो बचेगा नहीं, पानी इसका अच्छा उदाहरण जल है, ठीक। वो क्या होता है, गैस में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है, गैस में परिवर्तित होकर कहाँ चला जाता है, वायुमंडल में। अब इसी चीज़ को हम लोग उल्टा करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी गैस थी, हमारा क्या था, गैस था, ठीक। गैस को हम लोग गर्म करते हैं, ये मैसेज आ गया, अच्छा। अब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारी गैस थी, ठीक, गैस को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा गर्म करते हैं, माफ़ करना, हम लोग इसको ठंडा करेंगे, क्योंकि गर्म करेंगे तो क्या होगा, क्योंकि गर्म तो किया जाता है इसको परिवर्तित, लेकिन गैस को गर्म करने में मुझे नहीं लगता कि ये परिवर्तित होगी द्रव्य या किसी और पदार्थ में, क्योंकि अंतिम पदार्थ यही है। कह सकते हैं कि वैसे 5 तरीके के पदार्थ होते हैं, अवस्था होती है पदार्थ की, 5 अवस्था होती है, ठोस, द्रव्य, गैस और प्लाज्मा, और एक अवस्था और होती है, मुझे याद नहीं आ रहा, प्लाज्मा अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, हम लोगों को पढ़ना है ठोस, द्रव्य और गैस के बारे में। तो गैस को जब हम लोग ठंडा करते हैं तो इसमें किस में परिवर्तित हो जाता है, ताप को जब हम लोग कम करते जाते हैं तो ये द्रव में परिवर्तित हो गया, जैसे मान लीजिए गैस कोई थी, वो 100 डिग्री सेल्सियस थी, ठीक, ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या किया, ताप को क्या किया गया, कम किया गया। अब ताप को कम करने पर वो किस में परिवर्तित हो गई, द्रव में, द्रव को कम करने पर किस में परिवर्तित हो गया, ठोस में, ठीक है, किस में परिवर्तित हो गया, ठोस में। तो भैया ये था। अब एक उदाहरण, अब ऐसा तो है नहीं कि हर पदार्थ का अपना अलग अलग पैमाना होता है, उसको कितना ठंडा करना है, कितना गर्म करना है, मतलब कितना घटाना, कितना कम करना है, ये हर पदार्थ के, हर तत्व के अपने ऊपर निर्भर करता है। ऐसा है नहीं कि सबको 100 डिग्री सेल्सियस पर ही गर्म होना है, और सबको, कोई कोई पदार्थ ऐसा होता है जो 100 डिग्री सेल्सियस पर भी नहीं गर्म होते, और कोई कोई पदार्थ ऐसे होते हैं जो उससे पहले ही गर्म होकर क्या कर जाते हैं, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अब चलते हैं हम लोग द्रव का वर्गीकरण पर, कि द्रव, अभी तो हम लोग द्रव की अवस्थाएं पढ़ रहे थे, अब हम लोग इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो द्रव के वर्गीकरण के बारे में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि द्रव मतलब पदार्थ, पदार्थ, इसको जो बांटा गया है, इसको मुख्यतः पहले कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, एक मिश्रण और दूसरा शुद्ध पदार्थ। पहला क्या है, मिश्रण, और दूसरा शुद्ध पदार्थ। तो भैया सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि मिश्रण क्या होता है, ठीक, मिश्रण। अब ये जो मिश्रण और दूसरा शुद्ध पदार्थ है, इनके भी दो दो अलग अलग भाग हैं। तो पहला नंबर, तो मिश्रण के कितने भाग हैं, 2 भाग हैं, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। और शुद्ध पदार्थ के कितने भाग हैं, इसके भी 2 भाग हैं, एक तत्व और दूसरा यौगिक। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं मिश्रण की। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों की, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के अनुपात को मिश्रण कहते हैं। 2 या 2 से अधिक तथा पानी का घोल, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चीनी और पानी का घोल, तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। चीनी में जब हम लोग पानी को मिलाते हैं तो क्या होता है, वो पूर्ण रूप से उसमें विलय हो जाता है,
पूर्ण रूप से उसमें घुल जाता है। ये हमारा पानी था, इसमें हम लोगों ने चीनी मिलाया, ये क्या हुआ, पूर्ण रूप से उसमें घुल गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा मिश्रण। घुले या ना घुले हमें उससे मतलब नहीं, हमें मिश्रण से मतलब दो पदार्थ को जो हम लोग किसी एक अनुपात में एक दूसरों में मिलाते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, मिश्रण हो जाता है। ठीक है, हमारा मिश्रण हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके दो, ये क्या होता है, मिश्रण जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है समांगी मिश्रण और नंबर एक विषमांगी मिश्रण। तो ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित घटक एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित होते हैं, मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे हम लोग अभी चीनी और पानी का उदाहरण हम लोगों ने देखा था। अब क्या था, ये जल था, ठीक है। जब चीनी को घोलते हैं तो ये पूर्ण रूप से इसमें एक समान रूप से चारों तरफ घुलित हो जाती है, तो ये हमारा हो गया समांगी मिश्रण। अगर अब इसका उदाहरण एक ये भी है कि अगर हम लोग इस पे देखें, घोलने के बाद अगर हम लोग इसमें पाते हैं कि ये अगर हम लोग नीचे का पिए, नीचे का अगर हम इसको चेक करते हैं, सबसे नीचे की तली का जो जल है उसमें घुलित जो मिश्रण है, इसको अगर हम चेक करते हैं तब भी उतना ही मीठा रहेगा, और ऊपर का चेक करते हैं तब भी उतना ही मीठा। तो मतलब मात्रा हमें पूरे विलयन में समान होगी तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। अब बात करते हैं विषमांगी मिश्रण की। तो वह मिश्रण जिसमें उपस्थित घटक इस एक दूसरे में पूर्णतः मिश्रित या पूर्णतः विलय नहीं होते हैं। जैसे हम लोगों ने क्या किया, पानी ले लिया, अब इसमें क्या किया गया, रेत आप जानते होंगे, रेत को इसमें घोल दिया गया। जब तक घोला गया जितनी देर तक उतनी देर तक थोड़ा मिला, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं मिला। पानी को जैसे रखा गया ये क्या हुआ, तली में एकत्रित हो गया। तो इसके जो घटक हैं, इसके जो अणु हैं, पूरे विलयन में समान रूप से सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। वो क्या कहीं पे एक निश्चित जगह पे जाके बैठ जा रहे हैं तली में, क्योंकि ये वो क्या है, पहले नंबर तो उससे भारी है और दूसरा नंबर उसमें घुलित नहीं हो रहे। तो ये हमारा था विषमांगी मिश्रण का उदाहरण। ठीक है, विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसमें उपस्थित घटक पूर्णतः विलयन में एक समान नहीं होते हैं, संपूर्ण विलयन में एक समान नहीं होते, हमारे क्या कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इसके उदाहरण धूल और जल का घोल हो गया। हम लोग आगे चलते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं शुद्ध पदार्थ की। तो वह पदार्थ जिसमें विद्यमान कण की प्रकृति एक समान हो शुद्ध पदार्थ कहलाता है। वह पदार्थ जिसमें उपस्थित कण की प्रकृति एक समान हो, जैसे सोना है, अब इसमें क्या होगा, सोना है तो इसमें सोने के ही कण होंगे, ऐसा तो है नहीं सोने की जगह चांदी के कण आ जाएंगे। चांदी है तो उसमें चांदी के ही कण होंगे, उसके ही घटक उपस्थित होंगे, ऐसा तो है नहीं कि उसमें चांदी की जगह सोना आ जाएगा। ऐसा तब होगा जब वो मिश्र धातु होगी, मिश्रित धातु होगी। ठीक, तो ये हमारा हो गया शुद्ध पदार्थ, मतलब शुद्धता, एक ही पदार्थ जिसमें हो वो हमारे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। वह पदार्थ जिसमें विद्यमान कण की प्रकृति एक समान हो तो हमारे क्या होंगे, शुद्ध पदार्थ कहलाएंगे। आगे चलते हैं। आगे है हमारा, ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक तत्व और नंबर दो यौगिक। तो तत्व किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं तथा अणुओं से मिलकर बने होते हैं। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं या अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई। तो ये क्या हुआ, ये क्या है भैया, अभी इसमें देखा जाए तो एक ही प्रकार के अणु और परमाणु है ना, हाइड्रोजन के ही, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का ही परमाणु होगा, ऐसा तो है नहीं उसमें हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन का परमाणु हो जाएगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमारा क्या हो गया, ये जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो इसमें किसके घटक होंगे, नाइट्रोजन के घटक उपस्थित होंगे, नाइट्रोजन के अणु उपस्थित होंगे, परमाणु उपस्थित होंगे। तो इसमें एक ही प्रकार के अणु जो परमाणु है उपस्थित होंगे, वे हमारे क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। जैसे हम लोगों ने तत्व की आवर्त सारणी को देखा है, हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली कक्षा में, मेंडलीव की आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी, ये सारी आवर्त सारणियाँ, कई सारी आवर्त सारणियों को संशोधित किया, पढ़ा। तो उसमें हम लोगों ने देखा वे सब क्या थे, 118 तत्वों की अभी तक खोज हुई थी। वे अब शायद तत्व जो हैं वो बढ़ गए हैं, लेकिन इसमें 118 तत्वों को रखा गया है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि वे सब क्या हैं, तत्व हैं। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब। अगर हम लोग बात करते हैं यूरेनियम की, तो यूरेनियम भी
यूरेनियम के ही घटक होंगे, उसके ही पर अणु और परमाणु उपस्थित होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो गई, तत्व हो गई। अब इसी जगह हम लोग बात करते हैं यौगिक की। तो जब भिन्न भिन्न तत्व मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि तत्व के, जब भिन्न भिन्न तत्व के दो या दो से अधिक अणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो यौगिक का निर्माण होता है। जैसे क्या हुआ, हाइड्रोजन का अणु था और ऑक्सीजन के दो अणु थे, ये दोनों सम्मिलित होकर क्या करते हैं, जल का निर्माण करते हैं। इसी निर्माण को H2O को हम लोग यौगिक के नाम से जानते हैं। दूसरा उदाहरण हम लोग देख लेते हैं, जैसे हो गया हमारा, ये हो गई हमारी अमोनिया गैस। अब इसका उदाहरण क्या है, नाइट्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन के 3 अणु मिलकर क्या करते हैं, अमोनिया का निर्माण करते हैं, NH3, ठीक, NH3 का निर्माण करते हैं। तो ये हो गए ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा यौगिक के उदाहरण और उसकी परिभाषा। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। उसका उदाहरण है जल, अमोनिया, वे सभी तत्व जो वे सभी यौगिक या पदार्थ कह सकते हैं, जो वे सभी तत्व या कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर यौगिक का निर्माण होता है, या दो से अधिक तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। तो मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके, क्योंकि अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन होती है कि वीडियोज़ और बनाई जाए, बच्चों को और अच्छे समझाया जाए, और आपको इसका PDF जो है मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।